सीईसी की लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो गुप्तचर आकर बताता है चाणक्य को कि चंदन दास नाम का एक सेठ है जिसके घर में राक्षस ने अपने परिवार को न्यास के रूप में रखा हुआ है। अब यहाँ पे चाणक्य ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि राक्षस ने अपनी पत्नी और बच्चे को उसके पास न्यास के रूप में रखा है। तब वो गुप्तचर आकर विस्तार से बताता है कि कैसे उसको पता चला। तो वो गुप्तचर उसको चाणक्य को एक अंगूठी देता है और वो अंगूठी राक्षस के उस पर नाम अंकित किया गया है। तो राक्षस के नाम अंकित की हुई अंगूठी वो जैसे ही चाणक्य को देता है तो चाणक्य एकदम से इतना प्रसन्न हो जाता है और वो अंगूठी को हाथ में उंगली में डालते हुए कहता है कि ये अंगूठी नहीं प्राप्त हुई है, मुझे ये कहना चाहिए कि राक्षस ही मेरी उंगली में आ गया है। अर्थात ये अंगूठी इस प्रकार से काम करेगी कि राक्षस स्वयमेव बाधित होकर यहाँ पर आ जाएगा और आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएगा। तो ये सारे जो भाग है उसकी योजनाओं के अंदर है। परंतु यहाँ जो है घटनाक्रम क्या है कि राक्षस चाणक्य कैसे विश्वास करे कि ये अंगूठी जो है वो राक्षस की ये कहीं चुरा के तो नहीं लाया या कहाँ से मिली है। तो तब उसको पूछता है कि ये अंगूठी आपके हाथ में कैसे आई, कैसे प्राप्त की, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो तब गुप्तचर उसको पूरी घटना बताता है और वो कहता है कि मैं यमपट लेकर, और क्योंकि ये यमपट लेकर जो भी जहां भी जा सकता है, किसी भी घर में प्रवेश कर सकते हैं इस यमपट से, तो ये यमपट लेकर मैं इस सेठ चंदनदास के घर में गया और वहां मैंने ये बिछाया वस्त्र और मैं गीत गाना आरंभ मैंने कर दिया। तो जब मैं गीत गा रहा था तो एक छोटा सा बच्चा जो कमरे के अंदर से झांका और कुतूहलवश उसकी आंखें जो हैं पूरी खुल गईं और वो भागा इस मेरे पास आने को, इस खेल को देखने के लिए, या मेरे द्वारा जो गीत गाए जा रहे थे उनसे कुतूहलतावश कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही भागना शुरू हुआ तो उस कमरे के अंदर से बहुत तेज तेज स्त्रियों की आवाज आई कि चला गया, निकल गया, निकल गया, घबराहट के कारण। तो इतने में एक स्त्री दौड़ के आई और उसने दरवाजे में से ही अपना हाथ निकाला और हाथ निकालकर घबराहट से जैसे उसने उस बच्चे को खींचा और खींचकर अपनी गोदी में अपनी भुजाओं पर लिया। तो उसी समय उसकी उंगली से वो अंगूठी, क्योंकि वो पुरुष के जो है प्रमाण की थी, आकार की थी, इसलिए वो उसको बड़ी थी, तो जैसे ही उसकी उंगली हिली तो उंगली में से वो अंगूठी गिरी और जैसे ही वो अंगूठी गिरी और वो अंगूठी जो है वहां से उछली और उछल कर वो मेरे पैरों के आगे आकर, पैरों के नीचे आकर वो रुक गई। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। कहता है कि जिस तरह से कोई प्रणाम करने के लिए कोई नई वधू, नववधू झुक जाती है पैरों पर, इसी प्रकार से वो वहां से उछल कर आकर, और उसे पता भी नहीं चला, उसकी पत्नी को पता नहीं चला, और ये वहां से उछलकर मेरे पैरों के आके रुक गई। और मैंने भी फिर क्या किया कि क्योंकि मैंने देखा कि राक्षस का नाम है इस पर, और मैंने फटाफट उसको उठाया और आपके सामने लाकर रख दिया। तो ये वृत्तांत है मुद्रा प्राप्ति का। ये नाटक का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश है। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा, ये जो अंगूठी है, इसी के द्वारा चाणक्य ऐसी योजनाएं बनाएगा कि इससे राक्षस जो है वो ऐसा लगेगा कि वास्तव में राक्षस मलय केतु का शत्रु है और जो कुछ भी वो काम कर रहा है वो चंद्रगुप्त के लिए कर रहा है। तो ये इस अंगूठी के द्वारा ही प्राप्त होगा, ज्ञात होगा, जिसका वर्णन अभी आगे जब आएगा तो उसके आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये अंगूठी से और चाणक्य जो है वो क्या ऐसा काम करने वाला है जिससे राक्षस उसके वश में होने से उसको रोका नहीं जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं इस जो ये वर्णन है, ये पूरा वृत्तांत है मुद्रा की प्राप्ति का, इसका यदि हम नाटकीय दृष्टि से महत्व जानना चाहें तो नाटकीय दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ये वास्तव में मंच पर कोई जो है अभिनय नहीं हो रहा,
अंगूठी की प्राप्ति का जो वृत्तांत है, कैसे प्राप्त हुई, मंच पर नहीं दिखाया जा रहा, केवल मात्र वो शब्दों के द्वारा बता रहा है, घटना का वर्णन कर रहा है। परंतु जिस प्रकार से मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने जिस तरह से भाषा और शैली का प्रयोग किया है, तो ये शब्द चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। हमें ऐसे नहीं लग रहा कि कोई पहले घटना हुई उसको हम सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि वो घटनाएं हमारे सामने अभिनीत की जा रही हैं। तो यही एक भाषा की विशेषता होती है कि यहाँ भाषा का प्रयोग, इसमें वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार से किया हुआ है कि उन शब्दों से ही अभिनय जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और हमें ये लगता है कि वास्तव में ये सारी घटनाएं हमारे सामने मंच पर घटित हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। और दूसरा, ये मुद्रा की प्राप्ति, मैंने बताया कि मुद्रा राक्षस नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका पूरे नाटक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कि अभी आगे ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इस मुद्रा का प्रयोग चाणक्य किस कार्य के लिए करता है। अब यहाँ देखिए, मुद्रा की प्राप्ति के बाद का जो आगे वृत्तांत है, जो अभी हमारे सामने होगा कि इसके बाद क्या करता है चाणक्य, वो सारा वृत्तांत जो है प्रतिमुख संधि वहां से आरंभ हो जाती है। मतलब मुद्रा प्राप्ति के बाद मुद्रा के द्वारा या शकटदास के द्वारा जो कुछ भी वो कार्य करता है, वो अब सारा प्रतिमुख संधि के अंतर्गत आता है। जो नाटक में 5 संधियों की बात की थी, तो उसमें मुख्य संधि जिसमें कि उसने आरंभ किया और योजनाएं बनाई, और अब जो है उसको प्राप्त हो गई, मुद्रा प्राप्त हो गई, शकटदास के बारे में पता चल गया। तो अब इस मुख्य संधि में जो आरंभ हुआ है, उसको आगे किस तरह से आगे बढ़ाएगा उस कथानक को, उसी को हम प्रतिमुख संधि कहते हैं। जैसे प्रतिमुख संधि का लक्षण है, लक्ष्यालक्ष्य बीजस्य व्यक्ति प्रतिमुखम मतम। तो जो बीज लक्ष्य या अलक्ष्य दिखाई दे रहा था या सामने नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी जब व्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, उस बीज को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसको प्रतिमुख संधि कहते हैं। तो जैसे अब वो कौन सी जो घटनाएं हैं जो प्रतिमुख संधि में आती हैं, तो जैसे अब चाणक्य आगे उस लेख लिखने का विचार करता है। जब उसको ये मिल जाती है अंगूठी, तो वो एक लेख लिखना चाहता है, और वो लेख लिखने का जो विचार है वो इसका प्रतिमुख संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लेख लिखने से पहले यहाँ पे एक प्रतिहारी जो है वो आती है, और लेख अभी लिखा नहीं है, उसने अपने शिष्य को कहता है कि आप जो है स्याही और पत्र लेकर आओ, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ। और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या लिखूं इस पत्र में, इसका पूर्वार्ध क्या होना चाहिए, उत्तरार्ध क्या होना चाहिए। तो जैसे वो सोच रहा है, तो इतने में और ये कहता है कि ऐसा क्या लिखूं जिससे कि राक्षस को जीत लूं, अपने मन में कहता है। तो इतने में वहां मंच पर प्रतिहारी का प्रवेश होता है, और प्रतिहारी ये जब कहता है कि येन खलु लेखे कि मत्र लिखामी अनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः, तो इतने में वो प्रतिहारी आके कहती है जयतु जयत्वार्यः। तो यहाँ पे वो प्रतिहारी जैसे ही आती है, और वो तो जैसे प्रवेश करते हैं और आकर कहते हैं कि जयतु जयतु आर्य, परंतु चाणक्य इससे अच्छा शकुन इससे समझता है, और वो अपनी जो बात उसने पूर्व कही थी उसको प्रतिहारी के इस वचन से जोड़कर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि ये बड़ा अच्छा शकुन है। मैंने कहा ऐसा क्या लिखूं जिसे राक्षस को जीत लूं, और उसने कहा कि आपकी विजय होगी। तो चाणक्य बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो लेख लिखने वाला जो प्रसंग आएगा अभी है आगे, ये प्रतिमुख संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये चाणक्य का उद्योग है, पुनः उद्योग जो कर रहा है। और इसमें प्रतिमुख संधि के अंतर्गत जो है बिंदु और यत्न, ये दो जो हैं आते हैं, अर्थ प्रकृति और उसके बाद ये प्रयत्न, तो अवस्थाएं, तो इनके मेल से प्रतिमुख संधि बनती है। तो यहाँ पे बिंदु में भी चाणक्य का पुनर्उद्योग, और उसके लिए जो प्रयत्न करता है लेख लिखने का, मसी भाजन लेकर आने के लिए कहता है। तो ये सारा का सारा जो है ये भाग प्रतिमुख संधि के अंतर्गत आता है, और चाणक्य के प्रयत्न के रूप में
यहाँ पर बताया गया है कि आगे कथा को बढ़ाने के लिए अब वो क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ है, एक पात्र आया है प्रतिहारी। तो प्रतिहारी ये स्त्रीलिंग है, स्त्री पात्र है, और ये प्रतिहारी वैसे तो इसको यदि इसका अर्थ कहें तो ये द्वारपाल होता है राजा के दरबार में। और देखिए आजकल भी ये हमारे गार्ड इत्यादि जो होते हैं वो होते हैं हर एक के बड़े बड़े घरों के बाहर, राजाओं के बाहर, मंत्रियों के बाहर। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो प्रतिहारी है वो स्त्री पात्र है, जबकि अधिकांशतः आजकल पुरुष ही प्रतिहारी का काम करते हैं। तो वास्तव में हम इसको द्वारपाल ना कहकर उसकी जो परिभाषा दी गई है साहित्य दर्पणकार ने जो दी है उसकी बात करें तो वो है संधि विग्रह सन्नद्धम नानाचार समुत्थितम निवेदयंती या कार्यम प्रतिहार्यस्तु तामता। ये प्रतिहारी वास्तव में क्या होती है कि राजा का संदेश लेकर आती हैं, संधि विग्रह इत्यादि से संबंधित जो निवेदन करना है, किसी को संदेश देना है, तो वो संदेश लेकर आती हैं राजा के द्वारा। तो इसलिए इनको प्रतिहारी कहते हैं, और वास्तव में द्वार पर भी ये सन्नद्ध रहती हैं। तो यहाँ इसलिए प्रतिहारी यहाँ पे आई है चाणक्य के पास, और प्रतिहारी ने ही आकर जब चाणक्य के पास प्रवेश किया तो उसने कहा कि जयतु जयतु आर्य। तब उसने चाणक्य बहुत खुश होकर कहते हैं गृहीतो जय शब्दः। तो यहाँ पे उसकी भावी सफलता का सूचक है। ये भी देखिए जो इस प्रकार का प्रयोग है कि जैसे कोई किसी और प्रसंग में बात कर रहा है और ऊपर से अचानक से कोई आकर उसी की बात का समर्थन उससे हो जाता है और भावी सफलता की सूचना मिलती है। तो ये भी एक शकुन है और ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, और पारिभाषिक शब्दावली में इसको पताका स्थानक कहते हैं, और पताका स्थानक और गंड स्थान भी इसको बोलते हैं। और इसका जो है साहित्यकारों ने इसका जो लक्षण दिया है वो गंडः प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सहसोत्थितम, मतलब कि प्रस्तुत संबंधी अर्थात जो वर्णन चल रहा है या जो कथा चल रही है उससे संबंधित होता है, लेकिन भिन्न अर्थम किसी और अर्थ में कहा गया होता है, और अचानक से वो कहा जाए तो वो उसको गंड कहते हैं। और पताका स्थानक भी उसी को कहते हैं। और पताका स्थानक की बात करें तो कहा यत्रार्थे चिंतिते अन्यस्मिन् तल्लिंगोन्यः प्रयुज्यते आगंतुकेन भावेन पताका स्थानकम तु तत्। अर्थात कि जैसे कोई और सोच रहा है किसी के बारे में, और कोई दूसरा जो है आगंतुक वही उसकी सोची हुई बात को आकर कह देता है अचानक से, और उसके पक्ष में बोल देता है या विपक्ष में भी बोल देता है, तो उसको हम पताका स्थानक कहते हैं। तो इस प्रकार से पताका स्थानक का प्रयोग भी जो पारिभाषिक शब्द है उसका प्रयोग भी मुद्रा राक्षस में कई स्थानों पर हुआ है, जिससे ये भी पता चलता है कि वो इसमें शकुनों में बहुत विश्वास करते हैं, और शकुनों के विश्वास करने के कारण ही किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य प्रसंग में बात कही हो तो उसे अपने प्रसंग के साथ जोड़कर प्रसन्न या दुखी होने की बात आती है। चाणक्य के पक्ष में प्रसन्न होने वाली है, और राक्षस के साथ भी इस प्रकार का पताका स्थानक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिहारी जब आकर आती है मंच पर तो चाणक्य को कुछ सूचना देने के लिए आती है। अब यहाँ भी देखिए प्रतिहारी चंद्रगुप्त का एक संदेश लेकर आई है, और वो चंद्रगुप्त का क्या संदेश है, संदेश से पहले बहुत ही सुंदर शब्दों में वे कहती है कि उसमें बोला कमल मुकुलाकार अंजलिम निवेश्य अंजलिम शीर्षे निवेश्य देवश्री चंद्र आर्यम निवेदयति। तो ये बहुत ही सुंदर जो है पंक्ति है, वाक्य है। इसका जो है हम जैसे हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हाथ जोड़ने का किस तरह से कैसे हाथ जोड़ा जाता है, एक तो इसमें ये बताया गया है। जिस तरह कमल मुकुल जैसे कमल की कली है उसके तरह हाथ को बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ को बिल्कुल सीधा जो है नहीं करना है, ये एक नम्रता का सूचक है कि हम हाथ को थोड़ा सा अपने इस तरह से जोड़ें जैसे कमल की जो है कली होती है, कली की तरह बना के, और फिर उसको अपने शीर्ष पर लगाना, मस्तक पर लगाकर
प्रणाम किया जाता है। तो एक तो यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा जो है प्रणाम किस प्रकार से या हाथ किस तरह से जोड़े जाते हैं इसका बोध होता है, और दूसरा इसमें हमें चंद्रगुप्त की विनम्रता का पता चलता है कि देखिए राजा बनने के बाद देखिए राजनीति में तो क्या होता है कि राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। जब कार्य निकल जाता है तो मित्र शत्रु, शत्रु मित्र बन जाते हैं। परंतु चाणक्य का प्रभाव ऐसा है कि चंद्रगुप्त उसका अपना जो उसने चाणक्य को अपना गुरु माना हुआ है, तो राज्य प्राप्त हो जाने के बाद भी वो इतना कृतज्ञ है, अर्थात अपने प्रति किए गए उपकार को भूलता नहीं है और प्रणाम करके और चाणक्य को निवेदन करता है। तो ये एक राजा के रूप में चंद्रगुप्त की विनम्रता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो प्रतिहारी जब आती है तो प्रतिहारी बताती है, ये इस प्रकार से चंद्रगुप्त का संदेश देते हुए कहती है कि चंद्रगुप्त का ये मानना है कि वह पर्वतक का जो पारलौकिक करना चाहता है, जैसे क्रियाक्रम करना चाहता है। हम सब जानते हैं कि पर्वतक की हत्या करवा दी थी चाणक्य ने, परंतु प्रजा में ये किसी को भी नहीं पता, सब यही जानते हैं कि राक्षस ने पर्वतक को मरवाया। तो इसलिए चंद्रगुप्त ने संदेश भेजा कि इस बात को और पुष्ट करने के लिए कि मैं उनका श्राद्ध या उनका जो अंतिम संस्कार है, क्रियाक्रम, वो करना चाहता हूँ, और जो पर्वतक के आभूषण हैं, गहने उसने पहने हुए थे, उनको मैं ब्राह्मणों को दान देना चाहता हूँ। तो ये प्रतिहारी जो है चाणक्य से पूछने आई है और उनको निवेदन करने आई है। तब चाणक्य उसको कहता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त लोक व्यवहार को बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पारलौकिक करना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वो ये करना चाहे तो करे, परंतु ये जो आभूषण देने वाली बात है, आभूषणों को दान देने वाली बात, वो मैं अपने आप गुणवान ब्राह्मण को देखकर ही दान दूंगा। तो देखिए ये जो आभूषण है पर्वतक के, ये भी चाणक्य की जो है योजना का एक बहुत बड़ा अंग है। चाणक्य चाहता है कि किसी तरह से ये जो पर्वतक के आभूषण है ये यहाँ से राक्षस के पास पहुंच जाए। देखिए तभी तो वो ये चाहता है कि पूरे रूप से प्रजा को या सभी को ये विश्वास हो जाए कि राक्षस ने ही विष कन्या का प्रयोग करके पर्वतक को मरवाया था। और ये जो आभूषण है यदि राक्षस के पास चले जाते हैं तो ये और भी सुदृढ़ हो जाएगी बात, अन्यथा राक्षस के पास उसके आभूषण कहाँ से आएंगे मृत्यु के बाद पर्वतक के। तो इसलिए चाणक्य उसको यही कहता है कि मैं अपने आप देखकर जो है गुणवान ब्राह्मण, क्योंकि ये गुणवान आभूषण है, बहुमूल्य हैं, तो इनको किसी गुणवान ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इसलिए मैं स्वयं ही इन आभूषणों को किसको देना है ये मैं अपने आप जो है देखूंगा। तो यहाँ पे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि चाणक्य के रहते चंद्रगुप्त को किसी प्रकार की भी जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चंद्रगुप्त योद्धा है, एक बड़ा ही ईमानदार और प्रजा रक्षक राजा के रूप में कार्य करता है। वो इस जो राजनीति है, जो कूटनीति है, उससे परे है संभवतः उसके, क्योंकि आगे भी चाणक्य चंद्रगुप्त के विषय में कुछ बताएगा और उसके जो है विशेषताओं के रूप के लिए पूर्व में भी उसने बताया कि चंद्रगुप्त उदासीन है राज्य के प्रति। तो वास्तव में चंद्रगुप्त क्योंकि ये जानता है कि राक्षस के होते उसके राज्य को किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए वो जो है केवल मात्र प्रजा के कार्यों में ही जो है वो रुचि लेता है, बाकी सारा काम जो है वो चाणक्य ही कर रहा है। इसीलिए यहाँ चाणक्य से पूछने के लिए भेजा और चाणक्य ने ही कहा कि ये आभूषण मैं अपने आप जो है जिसको देने हैं दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो उस प्रतिहारी के चले जाने के बाद तब जो चाणक्य है वो कहता है कि मेरी तरफ से जाओ, उनको विश्वावसु आदि जो 3 ब्राह्मण भाई हैं उनको बुलाओ और उनको ये आभूषण देकर मेरे पास भेजो। तो ये एक चाणक्य की और योजना देखिए, आरंभ के बाद अब प्रयत्न कर रहा है वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो अब क्या है कि वो आभूषण विश्वावसु आदि 3 भाइयों को
दिलवा देता है और कहता है उनको मेरे पास भेज दो। तो वास्तव में चाणक्य क्या करेगा कि उनको, जिनको आभूषण दिए हैं, उनको कहेगा कि ये आप जाइए और राक्षस को ये आभूषण किसी तरह से बेच आइए, बेचने के लिए ले जाइए और राक्षस को ये आभूषण बेच दीजिए। किसी भी तरीके से ये आभूषण राक्षस तक पहुंच जाने चाहिए। तो क्योंकि ये विश्वावसु आदि भी उसके गुप्तचर हैं, इसलिए उन्हीं को ये आभूषण देकर और ये वहां पर भेजेगा। अब चाणक्य जो है वो उसने स्याही और जो है कागज मंगवाया है, तो उसने पत्र लिखना है। और ये पत्र भी जो वो लिखेगा, ये चाणक्य की कूटनीति का उदाहरण है कि वो जो पत्र लिखेगा वो पत्र भी इस प्रकार से लिखा जाएगा कि जब पत्र कोई पढ़ेगा तो वो पत्र चाणक्य द्वारा लिखा गया नहीं, अपितु राक्षस के द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त को पत्र माना जाएगा। उसका जो उसकी विषय वस्तु इस प्रकार से होगी कि जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त को पत्र लिख रहा है। और उसमें मलयकेतु का जो है विरोधी और पर्वतक की हत्या की सारी बातें जो है उससे स्पष्ट होंगी कि जो कुछ भी किया है ये जो है मलयकेतु को पता चल जाता है कि राक्षस ने किया है, ये और सुदृढ़ हो जाता है इस पत्र के द्वारा। तो इस पत्र का क्या जो है इसमें विषय वस्तु है, ये आगे जाके जो है हमारे सामने खुलता है, परंतु जो लिखवाता है उसके बारे में अब चाणक्य यहीं पर हमें बता देते हैं। क्या? तो जब उसने कहा कि ये 3 आभूषण जो है वो उसके पर्वतक के हैं और वो उनका जो है पारलौकिक करके ब्राह्मणों को देना चाहता है, तो जैसे चाणक्य ने कहा कि विश्वावतु वसु जो है इन भाइयों को दे दो, तो चाणक्य को ये मिल जाता है कि ये जो पत्र मैं लिख रहा हूं ना, इसमें ये जो पत्र में पूर्वार्ध जो है, पूर्वार्ध में जो पहला हिस्सा है तो वो इससे संबंधित होना चाहिए। अब वो क्या होगा ये अभी नहीं खोलता है, अभी केवल चाणक्य जो है बस ये बताता है कि जो मैं पत्र लिख रहा हूं उसका पूर्वार्ध ये है, इस गहनों से संबंधित है, आभूषणों से संबंधित है। और अब उत्तरार्ध क्या होना चाहिए, जो इसका उत्तर भाग है उसमें मुझे क्या लिखना चाहिए, तो वहां उसको याद आ जाता है। और उसको याद आता है कि राक्षस के जो 5 ऐसे राजा हैं जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। 5 राजा जो हैं वो राक्षस के बहुत अधिक मित्र हैं। और चाणक्य ये चाहता है कि ये मलयकेतु और राक्षस की जो सेना है उसमें से ये 5 राजा जो हैं, यदि इनकी हत्या हो जाए या ये ना रहें तो राक्षस को जीतना बहुत अधिक जो है सरल हो जाएगा। तो इसलिए वो ये जो उत्तरार्ध है वो इस प्रकार से उसमें मैटर लिखता है, उसमें विषय ऐसा लिखता है कि वो उत्तरार्ध उन राजाओं की हत्या के संबंध में वो सिद्ध हो जाता है। तो मतलब जो बात वो उसमें लिखता है वो उससे जो है उनकी हत्या जो है वो अवश्यम भावी होती है। अर्थात अब यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो 5 राजा हैं, ये 5 राजाओं के संबंधित एक कारिक श्लोक है जिसमें जो है कुलूत का राजा है, उसके बाद मलय नरपति है, उसके बाद कश्मीर का राजा है और इसी प्रकार से जो है पारसीक राजा है। तो 5 राजा ऐसे राजा हैं जो अच्छे, जिनके पास सेना है और जो राक्षस की सहायता कर रहे हैं और जिनके विषय में ये जो है चाणक्य चाहता है कि किसी तरीके से ये इनकी मृत्यु हो जाए। तो पहले तो कहता है कि मैं इन 5 राजाओं के नाम लिखता हूं, परंतु बाद में उसको लगता है कि नहीं, ये नाम नहीं लिखता, ये अस्पष्ट ही रहने देता हूं, क्योंकि नाम लिखने से कई बार जो है वो बात जो है वो खुल जाती है। इसलिए उसने कहा कि मैं इनके नाम लिखता नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार से मैं इसको पत्र को लिखूंगा कि जिससे कि राक्षस पर मलयकेतु का जो है विश्वास उठ जाए और राक्षस को ये लगे कि ये जो 5 राजा हैं ये भी राक्षस की ही सहायता कर रहे हैं, चंद्रगुप्त का ही ये हित चाहते हैं। तो इसी से फिर जो है मलयकेतु इनकी भी हत्या करवा दे और करवा देता है। इसीलिए चाणक्य बड़े ही विश्वास से यहाँ पर कहता है कि ये 5 राजा, इनके मैं नाम लिख रहा हूं और इनके नाम चित्रगुप्त
जो है वो मिटा दे। इसने कहा चित्रगुप्त मिटा दे। अब चित्रगुप्त जो है वो दूत होता है यमराज का, और वो जो है वो उनको लेकर आता है, मृत्यु जिनकी होनी होती है उनके उसके पास कहते हैं कि एक बही खाता होता है जिसमें नाम होते हैं, तो वो कहता है कि ये नाम अपने उसमें से मिटा दे, क्योंकि मैंने इनके नाम लिख लिए हैं और इनकी हत्या जो है वो अवश्य हो जाएगी, ये यहाँ दुनिया में नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार से चाणक्य की एक योजना पत्र लिखवाने की, और दूसरी योजना जो है मुद्रा प्राप्ति की। और वो और पत्र किसके द्वारा लिखवाया, तो ये जब पत्र लिखता है, पत्र का जो मैटर है ये उसको देता है अपने शिष्य को, और कहता है कि जाके ये सिद्धार्थक को कहता है। सिद्धार्थक भी इसका बड़ा ही जो है अच्छा गुप्तचर है, कहता है जाके ये शकटदास से ये पत्र लिखवा कर लाइए। तो देखिए ये एक चाणक्य की योजना का ही भाग है कि शकटदास किसका मित्र है, राक्षस का, और शकटदास से यदि पत्र लिखवाएगा तो कोई भी ये इस पर संदेह नहीं करेगा कि ये पत्र राक्षस का नहीं है, राक्षस का मित्र का लेख है। और वो उस लेख में जब राक्षस के ही संबंध में बातें हैं तो सभी को ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये लेख राक्षस ने अपने मित्र शकटदास की सहायता से ही लिखवाया है। तो ये क्या कहकर ये लिखवाता है लेख चाणक्य, ऐसे तो लेख कोई नहीं लिखेगा ना। वास्तव में ये शकटदास जो है, ये लोग शकटदास जैसे जो ये कायस्थ हैं, इनका काम होता है कि राजकार्य के जो जितने भी पत्र लिखने हैं उसका काम करना होता है। आजकल तो टाइपराइटर और कंप्यूटर पे ही सारा काम होता है, परंतु पहले हाथ से ही पत्र इत्यादि लिखे जाते थे, और जिसके लेख बहुत सुंदर होता था उसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। तो शकटदास और भी राज्य के जितने भी लेखन का कार्य करता है, इसलिए चाणक्य सिद्धार्थ को कहता है कि ये जाओ, ये मैं इसमें लिख रहा हूं जो कुछ भी, उसको एक अच्छी, क्योंकि मेरा लेख अच्छा नहीं है इसलिए जाकर शकटदास से ये लेख लिखवा कराओ, और उसे ये नहीं बताना है कि कौन किसको लिखवा रहा है। मतलब कि जैसे हम पत्र लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं ना किसको लिख रहे हैं हम, और अब अंत में ये लिखते हैं कि कौन लिख रहा है। कहते हैं नहीं, तुम बिल्कुल इसमें कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कुछ नहीं लिखना, इसके बाहर भी कोई भी जो है नाम नहीं देना है, केवल मात्र आप जो है सिर्फ उसको कहो कि ये जो इसमें पत्र में विषय है उसको लिख कर भेज दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। तो इस प्रकार से ये लेख लिखवाने के लिए शकटदास का प्रयोग करना ये एक बहुत बड़ी योजना का भाग है। इससे आगे चंदनदास से क्या करवाएगा, चंदनदास को किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये हम अगले व्याख्यान में आपके सामने बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।